आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है सीसीटीएस का, साथ ही सीसीटीसी जो कि पुराना ही पोस्ट है लेवल 3 का, और साथ में एक ट्रेन क्लर्क का पोस्ट भी इसमें है। तो सर इसका जॉब प्रोफाइल बताइए कि इसमें कि इस पोस्ट पे ज्वाइन होने के बाद प्रमोशन का क्या स्कोप रहता है, साथ ही जैसे सीनियर प्लस आप जैसे सीनियर सीसीटीसी है तो इसमें आपका क्या स्कोप रहता है प्रमोशन का, और इन जो पोस्ट आई हुई है इनका प्रमोशन का क्या CBT 1 होने वाला है इसका, तो उसमें कितना स्कोर किया जाए और CBT 2 में लगभग कितने % स्कोर किया जाए ताकि जो हमारा सिलेक्शन पक्का हो। कई लोग मॉक देते हैं, मॉक देने में क्या होता है सर, शुरू में नंबर बहुत कम आते हैं तो लोग उस टाइम गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार बहुत कम आ रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, उस टाइम गिव अप कर देते हैं। तो मॉक में कितना नंबर स्कोर करेंगे, किस तरह से उसको करेंगे मोटिवेशन बना रहे और आगे बढ़ते। आप बताइए कि एक बच्चा है अगर अभी वो नया स्टार्ट कर रहा है और उसका मान लीजिए कि अभी एनटीपीसी की डेट तो नहीं अनाउंस हुई, बाकी लोग की अनाउंस हो गई है, तो इसका भी मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चले तो जनवरी फरवरी के अप्रॉक्स इसका भी डेट हो जाना चाहिए, क्योंकि सब सारे एग्जाम बैक टू बैक, ठीक है। तो आप ये बताइए सर हमको एक बच्चा जो कितना घंटा इसमें मेहनत करे तो उसके लिए आसान होगा कि पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का पोस्ट आया हुआ है। तो इसमें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभी हमारे दर्शक हैं या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कई लोग अभी फॉर्म चल रहा है तो फॉर्म लोग भर भी रहे हैं, तो इसमें सब तैयारी कैसे किया जाए और क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल रेलवे फैन क्लब में, और मैं हूं सनी। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज का जो वीडियो है वो एक इंटरव्यू वीडियो है, वो भी सीनियर सीसीटीसी का, जो कि बताएंगे अपने बारे में कि कैसे उन्होंने इस सफर को पूरा किया और इस पोस्ट को हासिल किया। साथ में आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में बताएंगे कि उसको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में और उनकी स्ट्रेटेजी कैसा वो फॉलो करें आरआरबी एनटीपीसी में, इस सब चीजों के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी कि आपने मुझे को ये मौका दिया। ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ इसके बारे में जो भी है सहपाठी हैं उनको भी इसके बारे में पता चल सके कि जॉब हम जो आया है जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या जॉब का क्या प्रोफाइल है, जॉब में क्या करना है, जॉब में क्या हमको मिलेगा, और मेन है कि उनको ये पता रहेगा तो उनके लिए बेनिफिशियरी है कि वो उस हिसाब से अपना माइंड सेट कर पाएंगे कि हमें हमको ये क्या करना है और हमें इस फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट भी हो पाएंगे। तो सर आपने रेलवे कब ज्वाइन किया और अभी तक का सफर आपका कैसा रहा रेलवे के साथ, इसके बारे में सर बताएं। ये मैंने रेलवे ज्वाइन किया 16 मई को मेरी पोस्टिंग हुई थी 2023 में। ये वैकेंसी थी 2019 की, लेकिन ये वैकेंसी आते ही उसके बाद कोरोना का थोड़ा सा सीजन आ गया, तो कोरोना के कारण इस वैकेंसी में लगभग 1.5-2 साल की लेट हुई, इस तरह से 4 साल लग गया वैकेंसी को क्लियर करने में, जिसके कारण मेरे को पोस्टिंग मिली 16 मई 2023। इसके बाद सर जब आपने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पीरियड क्या रहा और ट्रेनिंग के दौरान आपके अलाउंसेस क्या रही, इसके बारे में बताएं। सर मैं 16 मई को जब ज्वाइन किया तो मेरे को उसी समय ट्रेनिंग का लेटर दिया गया कि 17 मई से आपका ट्रेनिंग है भुसावल में, जेला भुसावल में। मेरा 16 डिवीजन में पोस्टिंग हुआ था कि आपका जेला भुसावल में ट्रेनिंग है, तो हम लोग अथॉरिटी दिया गया, ट्रेवलिंग अथॉरिटी टिकट कटा के रात में भुसावल के लिए निकले, सुबह पहुंचे, फिर वहाँ पे हमको एनरोल किया गया ट्रेनिंग के लिए, फिर हमको 2-4 फॉर्म भरने थे ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हमको उस दिन सेटअप के लिए मौका दिया गया, 1 घंटे के लिए बुलाया गया कि आपको ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन दिया गया कि ट्रेनिंग ऐसे चलेगी। 60 वर्किंग डेज का आपका ट्रेनिंग है, जिसमें वर्किंग डेज का मतलब संडे काउंट नहीं होगा, जो छुट्टियां हैं बीच में वो काउंट नहीं होगा। तो इस कारण से हमारी ट्रेनिंग 60 दिन के बजाय 71 दिन तक चली गई, वर्किंग डेज 60 दिन तक। तो हमारी जो ट्रेनिंग थी उसमें हमको जो पेमेंट के रूप में मिलता था, उसमें सारी ट्रेनिंग में मिलता है, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। उसमें सिर्फ बेसिक पे रहता है जो अपना 29,200, और उसमें डीए जोड़ के मिलता है, जो अभी 50% चल रहा है। इस हिसाब से लगभग 45 के आसपास आपको ट्रेनिंग में मिलता है, 45,000 के आसपास। ओके, मतलब आपकी ट्रेनिंग जो थी 60 वर्किंग डेज की थी, जिसमें छुट्टी काउंट्स नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको टोटल 71 डेज लग गए। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है, आप लोग जान दें, सैलरी नहीं है वो, स्टाइपेंड बोलते हैं उसको। तो स्टाइपेंड जो मिलता था आपका बेसिक और डीए, क्योंकि ये लेवल 5 का पोस्ट है तो इसका जो बेसिक रहता है 29,200 और प्लस 50% जो डीए भी चल रहा है, तो दोनों जोड़ के लगभग 45,000 के करीब इनको सैलरी में मिलता था, मतलब स्टाइपेंड के रूप में मिलता था। ठीक है, इसके बाद सर आफ्टर ट्रेनिंग आपको प्रॉपर पोस्टिंग जब स्टेशन अलॉट होता है आपको, वो होने में कितना टाइम लगा?
जी हमारा बोला कि 17 मई से ट्रेनिंग चालू हुआ और 26 जुलाई को ट्रेनिंग हमारी खत्म हुई। जी। तो फिर ट्रेनिंग खत्म हो गई तो हमको वैसे ही ट्रेवलिंग अथॉरिटी दिया गया, हम अगले दिन जाके सोलापुर में रिपोर्ट किए। जी। फिर हमारा पोस्टिंग डेट को निकला था 14 अगस्त को, लेकिन अगले दिन से हमारा ये था 15 अगस्त था। तो 17 अगस्त 16 अगस्त को हमको लेटर मिला पोस्टिंग का और वो लेके हम गए और 17 अगस्त को हम ज्वाइन किए। 26 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक का बात है, मतलब 15-20 दिन की अप्रॉक्स आपका पोस्टिंग में लग गया प्रॉपर होने में। पोस्टिंग होने के बाद सर सैलरी में क्या क्या इंक्रीज हुआ और साथ ही अलाउंसेस में क्या क्या आपको मिलने लगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलने लगी, जैसे कि आपने स्टाइपेंड के रूप में 45,000 मिल रहा था, तो आफ्टर पोस्टिंग आपकी सैलरी कितनी हो गई? सर जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो आपको सैलरी मिलने लगती है प्रॉपर, उससे पहले आपको स्टाइपेंड जी सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं। जैसे आपको एक हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जी, जो कि सिटीज पे डिपेंड करता है। जैसे भी 50% दिए है तो बढ़ के वो 10% चल रहा है छोटे शहरों में, कस्बों में जी। मीडियम साइज के शहरों में चल रहा है वो 20% जी। और जो हाई क्लास सिटीज है वो उसमें चल रहा है 30% जी। तो इस हिसाब से आपका सैलरी भी वेरी करता है जी। और एक टीपीटी मिलता है जिसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जो कि आपको ऑफिस से घर जाने के लिए आने के लिए होता है। वो भी शहर पे डिपेंड करता है, वो दुगना तिगुना होते जाता है शहर के हिसाब से। जो कि अभी आपको छोटे शहर में है तो वहाँ पे आपको 2700 रुपये मिलते हैं, 2400 और 2800 मतलब लिविंग फॉर और 5 जी। मतलब आपका जो अभी ग्रॉस सैलरी देखा जाए तो 29,200 बेसिक हो गया, उसका डीए 14,500, साथ में 2700 और एचआरए 2920 और ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो बार-बार अगर आउट स्टेशन पे ड्यूटी करने जाते हैं लैंड ड्यूटी तो आपको 625 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है 100% से। तो उस हिसाब से आपको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा भी बन जाते हैं। तो 50 से 55 के बीच में सैलरी रहता है ग्रॉस में, और एनपीएस वगैरह कटने के बाद वो 45 से 50 के बीच में रहता है। वो वेरी करते रहता है कि आपने किस हिसाब से ड्यूटी की उसके हिसाब से जी। मतलब कि जो आपका ग्रॉस सैलरी है वो 50 से 55 बनने वाला है और जो आपको इन हैंड मिलने वाला है वो 45 से 50 के मिलने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी है सर। ये तो बात हो गया सर सैलरी का। इसके बाद सर अभी जैसे आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है सीसीटीएस का, साथ ही सीसीटीसी जो कि पुराना ही पोस्ट है लेवल 3 का, और साथ में एक ट्रेन क्लर्क का पोस्ट भी इसमें है। तो सर इसका जॉब प्रोफाइल बताइए कि इसमें कि इस पोस्ट पे ज्वाइन होने के बाद प्रमोशन का क्या स्कोप रहता है, साथ ही जैसे सीनियर आप जैसे सीनियर सीसीटीसी हैं तो इसमें आपका क्या स्कोप रहता है प्रमोशन का, और इन जो पोस्ट आई हुई है इनका प्रमोशन का क्या स्कोप होता है, इसके बारे में सर बताएं। सर मेरा तो पिछले बार ग्रेजुएशन पे सीनियर सीसीटीसी का लिया था तो मेरा जॉब प्रोफाइल फिलहाल हुआ है जी। इस बार सीनियर सीसीटीसी का पोस्ट ना लेते हुए इन्होंने CCTS का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जी। और एक है CCTC जी। ये इनिशियल कैडर है जी। सारे पोस्ट जॉब होगा सीनियर सीसीटीसी और इनका ये इनिशियल कैडर है। तो काम सबका वही रहता है लगभग, वो सुपरवाइजर रहते हैं, मैं सीनियर हूँ उनका, ग्रेजुएशन पे डायरेक्ट आया हूँ, और वो +2 पे आए हैं तो इनिशियल कैडर पे। मतलब जब आप इनिशियल में आते हैं तो सीसीटीसी रखते हैं, मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, सीसीटी जो कि लेवल 3 का पोस्ट है 2000 ग्रेड पे। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है, कितने साल में सर प्रमोशन होता है सीनियर सीसीटीसी में? सीसीटीसी से सीनियर सीसीटीसी बनने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे। 2 से 3 साल में आप 2800 ग्रेड चले जाते हैं लेवल 5, और जिसमें आपका जो बेसिक हो जाता है 29,200 हो जाता है। इसके बाद जो अभी नया पोस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है सीनियर क्लर्क के बाद आप सीसीटीएस बनेंगे, तो उसका लेवल 6 का पोस्ट है, उसमें सर कितना टाइम लगता है? सर वो एक्चुअल चीज है, मेरे को प्रमोशन 2-3 साल में भी मिल जाएगी, लेकिन बाद में अगर वो इनिशियली आए हैं 2000 तो हो सकता है 4-5 साल लगे, क्योंकि उनको खाली के हिसाब से मिलेगा। ओके, मतलब जैसा ही अपना वैकेंसी रहेगा उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग होगी, तो 2-3 साल 4-5 साल भी लग सकते हैं। ओके। और दूसरी बात है कि सीसीटीसी जो था पहले अलग अलग कैडर, एक सीसी था एक टीसी था, उनको मिला के ही सीसीटीसी किया गया जी। तो टीसी में 2 ड्यूटी थी, एक था स्टेशन ड्यूटी जिनको टीसी बोलते थे जी। और जो ट्रेन में चलते थे उनको टीटी बोलते थे, जिसको ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर बोलते थे। और दूसरा एक सीसी कैडर था, उसमें 4 जगह पे आपको पोस्टिंग मिलती थी। आपको एक तो बुकिंग काउंटर पे मिलती थी, उनको बुकिंग क्लर्क बोलते थे। दूसरा एक रिजर्वेशन काउंटर पे तो 2800 से शुरू होता था, उनको ECRC बोलते थे, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। और तीसरा था सर पार्सल क्लर्क का जी, उसको PC बोलते थे। और चौथा था सर गुड्स क्लर्क का, जिसको GC बोलते थे जी।
और इसी में ऐसे ही सीनियर लगता था और सुपरवाइजर लगता था, फिर चीफ सुपरवाइजर। मतलब बुकिंग के अलग सुपरवाइजर होते थे, पार्सल के अलग सुपरवाइजर होते थे, और इन सभी को पोस्ट को मर्ज करके सीसीटीएस बना दिया है। सीसीटीसी बना। ओके। और ये सीसीटीसी क्योंकि बन गया तो ऊपर का भी कैडर मर्ज हो गया। तो ऊपर का कैडर कैसे था, तो अपना पार्सल सुपरवाइजर थे, उनको चीफ पार्सल सुपरवाइजर बोलते थे। दूसरा चीफ गुड सुपरवाइजर थे, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर थे, सीबीएस बोलते थे, सीआरएस चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर थे, और एक तीसरी कैडर में था सीटीआई, चीफ टिकट वेरिफिकेटर। तो इन पांचों को मर्ज किया, प्लस एक सीए का पोस्ट आता था, कमर्शियल अप्रेंटिस, जो पिछले बार तक आया है, वो भी अब कैडर मर्ज कर दिया है इनके साथ। तो ये 6 पोस्ट को मिला के ट्रिपल सीटीएस बनाया, इंचार्ज कैडर सुपरवाइजर कैडर। तो इसमें आपका क्या है, लगभग 2 साल ट्रेनिंग रहेगी, मतलब आपको लाइन में ही काम करवाया जाएगा और आपको इंचार्ज डायरेक्ट बनाया जाएगा। मतलब सीसीटीएस में ज्वाइन करने के बाद 2-2.5 साल के अंदर आप लेवल 7 में चले जाएंगे। लेवल 7 में चले जाएंगे। अच्छा। तो उसके बाद आप ये चाहिए जो ये करते थे, सीटीआई करते थे या मतलब अगर हम देखा जाए तो अभी आपका कैडर मर्ज करने के बाद आपको इंक्वायरी में भी काम करा सकते हैं, बुकिंग में भी काम करा सकते हैं। मतलब आप एक मल्टीटास्किंग हो गया कि आप आपका यूजर कहीं भी कर सकते हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं एक समय पे एक ही जगह पोस्ट। अच्छा। लेकिन आपको कहीं भी भेजा जा सकता है फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, और अगली पोस्टिंग आपको कहीं भी दी जा सकती है। अच्छा, मतलब जब ओके, मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आप एक जगह पे होगी, कहीं पे भी एक बार में एक जगह पे होगी, अगर नेक्स्ट पोस्टिंग में आपका कैडर चेंज किया जाता है। ये है। ओके, ठीक है सर। तो ये तो हो गया सर जॉब प्रोफाइल के बाद, प्रमोशन की बात हो गई। अब सर जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का पोस्ट आया हुआ है, तो इसमें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभी हमारे दर्शक हैं या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें कई लोग अभी फॉर्म चल रहा है तो फॉर्म लोग भर भी रहे हैं, तो इसमें सर तैयारी कैसे किया जाए और क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। सर बात यह है कि अभी सारे एग्जाम टीसीएस का कंडक्ट कराती है, तो इन्होंने थोड़ा जीके के पैटर्न को बदल दिया है। लेकिन अब वो पुराना नहीं रह गया कि नया नहीं रह गया, क्योंकि वो अभी 2-3 साल 4 साल से वही करवा रहे हैं। तो हमारे समय में तो ये चीज सुविधा अवेलेबल नहीं थी कि आपके पास टीसीएस पैटर्न का जीके का ये हो। लेकिन आपके पास तो पिछले बार का भी ग्रेजुएशन लेवल का और इनका प्रीवियस ईयर है जी। पहले तो उस पर फोकस करें जी, उसको प्रिपेयर कर लें, उसके बेसिस पे अपने आप को एक नॉर्मल बेस पे ले आए। उसके बाद मॉक वगैरह दें आप, मॉक वगैरह देंगे आप तो आपको अपनी कमजोरियां पता लगेंगी कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ऐड करते चले, तो उससे आपका स्टेप थोड़ा बढ़ते चलेगा, थोड़ा से वो हो जाएगा जी। इसके बाद सर जैसे कि कई लोग मॉक देते हैं, मॉक देने में क्या होता है सर, शुरू में नंबर बहुत कम आते हैं, तो लोग उस टाइम गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार बहुत कम आ रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, उस टाइम गिव अप कर देते हैं। तो मॉक में कितना नंबर स्कोर करें या किस तरह से उसको करें कि मोटिवेशन बना रहे और आगे बढ़ते रहे लोग? मॉक आपको ये बताता है कि आप कहाँ पे, जैसे आपने पढ़ लिया एक नॉर्मल बेसिक आपका है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो आपको वो टेस्ट करता है। तो प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो आपको एक नॉर्मल पता चलेगा कि मैं पिछले एग्जाम में कितना नंबर ला सकता हूँ, या मैं कहाँ पे, जैसे मैथ का मेरा 2 सेक्शन है जो कमजोर है, जिसका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, उस पर आप जाके मेहनत कर लीजिएगा और सिक्योर हो जाएगा। ऐसे ही आप जीके पे कौन सा सेक्शन मेरा कमजोर चल रहा है, उसके हिसाब से तो मॉक आपको डायरेक्शन बताता है कि आपको यहाँ पे भी मेहनत करने की जरूरत है फिलहाल, फिर वो मजबूत हो जाएगा तो आपका धीरे धीरे सब चीज कवर हो जाएगी। ओके, मतलब आप उससे फ्रस्ट्रेट ना हो, शुरू में मॉक में नंबर कम आते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको पता चले कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, उसको आप इनहेंस करिए और नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आप बताइए कि एक बच्चा है, अगर अभी वो नया स्टार्ट कर रहा है और उसका मान लीजिए कि अभी एनटीपीसी की डेट तो नहीं अनाउंस हुई है, बाकी लोगों की अनाउंस हो गई है, तो इसका भी मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चले तो जनवरी-फरवरी के अप्रॉक्स इसका भी डेट हो जाना चाहिए, क्योंकि सब सारे एग्जाम बैक टू बैक। ठीक है, तो आप ये बताइए सर हमको कि एक बच्चा जो कितना घंटा इसमें मेहनत करे तो उसके लिए आसान होगा कि इसको क्रैक कर सकता है सर? देखिए सर, आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो नॉर्मली आपको 4 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। आप क्लासेस वगैरह करते हैं उसके लिए भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो सेल्फ स्टडी का घंटा आपको 4 से 6 रखना पड़ेगा, अच्छे माइंड में, अच्छे मूड में, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, तो वो आपको निकालना पड़ेगा समय, तो दैट कि आप सारे पार्ट कवर कर सके, आप 1-2 मॉक लगा सके दिन में, उस मॉक के हिसाब से प्रिपरेशन कर सके, तो इतना टाइम आपको देना।
अच्छा, मतलब अगर हम 4 से 6 घंटे अभी से देना चालू कर दें तो इसको हम इजिली क्रैक कर सकते हैं, अगर हम स्टार्ट भी किए हैं तो भी। यस। ओके, तो सर अभी एक ये सब बातें सारी हो गई। अभी बताइए जैसे कि CBT 1 होने वाला है इसका, तो उसमें कितना स्कोर किया जाए और CBT 2 में लगभग कितने परसेंट स्कोर किया जाए ताकि जो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए? देखिए सर, ऐसे तो सिलेक्शन पक्का तो कोई नहीं बोल सकता, जी, लेकिन जी। अगर जी आप ये समझिए कि मेरे को धीरे धीरे इंक्रीज करना है, और वो इंक्रीज करते करते कम से कम इस बार सीट कम है क्योंकि, तो आपको 75-80 नंबर के आसपास एक अपना बेस ले जाना पड़ेगा, सो दैट कि आपको एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। आप ये ना सोचे कि कटअप कितना जाएगा। जी। तो आप अगर मिनिमम 75 के आसपास आप अपने आप को लाइए कहीं, फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। प्लीज तो आपका 75 से 80 के में कटअप जाएगा, लेकिन मेंस के लिए हो सकता है थोड़ा बढ़े। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत हैं और सीटें कम, तो इस कारण से थोड़ा सा। और लगभग 19 के बाद ये अभी 24 से वैकेंसी आ रही है, लगभग 5 साल का समय हो गया, तो काफी लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और पिछली बार भी करोड़ों फॉर्म भरे थे, तो इस बार कभी देखते हैं कि क्या डाटा निकल के आता है। तो कंपटीशन हाई रहना है CBT 2 में। तो पहला CBT 1 आप 75 तक का स्कोर करेंगे तो शायद आपका गुड चांस मॉक में, एक नॉर्मल मॉक में आपका इतना स्कोर आता है, परसेंटाइल 90 के अबव है, 95 के आसपास है, तो आप एक अच्छे डिसेंट पोजीशन में है, ये मान सकते कि आपका सिलेक्शन के आप चांसेस ज्यादा हैं। प्योर सिलेक्शन तो कोई नहीं कह सकता कि कब होगा, जब तक हाथ में आपके लेटर नहीं आ हैं। जाए। जब तक वो आप एग्जाम में आपका कैसा रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है, तो कोई भी नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।